हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड पैरामीटर्स की। ठीक है, लैटिस वर्ड जो आता है, जैसा कि आयनिक बॉन्ड में आपको एक टर्म दिखाई दिया होगा लैटिस। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? जनरली लैटिस एंथैल्पी किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो लैटिस होता है वो किसी सॉलिड और आयनिक कंपाउंड में मिलता है। ठीक है, जो लैटिसेस होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। ठीक है, जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और उनका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो लैटिस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या है बच्चों? द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स को जब हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उस एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ लिखा गया है कि द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 788 किलो जूल पर मोल। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी NaCl क्या है? आपका सॉलिड क्रिस्टल है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड को जब दिस इज़ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब इसको हम ब्रेक करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Na+ आयन, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो हैं, कैटायंस और एनायंस, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को अलग अलग करने में, मतलब इस NaCl से कैटायन और एनायन को अलग करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl, जो NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इस सोडियम क्लोराइड से हमें अगर 1 मोल ऑफ, दिस इज़ 1 मोल ऑफ सॉलिड, दिस इज़ 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl, दिस इज़ 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl को जब हम इसके आयंस को अलग करेंगे तो इसमें हमको 1 मोल क्या मिलेगा? 1 मोल गैसियस कैटायन Na+ आयन मिलेगा और 1 मोल आपको मिलेगा Cl- गैसियस एनायन। ठीक है, तो इन दोनों आयंस को, मतलब इस 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड से जब हम कैटायंस और एनायंस को अलग करते हैं, मतलब कैटायंस और एनायंस को अलग करने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? 788 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब Na और Cl ये दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। ठीक है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, Na और Cl के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें 788 किलो जूल एनर्जी देनी होगी। ठीक है, तब जाके ये Na+ और Cl- ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है? 788 किलो जूल है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ये आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है, क्योंकि आगे की सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में आपको जो जनरली पढ़ना है वो 4 पैरामीटर्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसे बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाता है। सेकेंड बॉन्ड लेंथ है। थर्ड वन इज़ बॉन्ड एंगल एंड फोर्थ वन इज़ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इन सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो है आपका बॉन्ड एंथैल्पी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज फॉलोज: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
to break one mole of bonds of the same kind to separate the bonded atoms in gaseous state is called bond energy और bond enthalpy। देखो बच्चों, जब किसी एटम के बीच में, जैसे दो एटम है ए और बी, ये दो एटम है, ये दोनों एटम, ठीक है, दोनों एटम कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। तो जब वन मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है, वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब वन मोल ऑफ बॉन्ड से कनेक्टेड जो एटम है उनको सेपरेट करने के लिए, बॉन्डेड एटम्स को सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या हम कह सकते हैं कि वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब किसी एटम के बीच में जो भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में कुछ न कुछ एनर्जी लगेगी। ठीक है, और जो एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है, उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है या बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाता है। कभी कभी आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी जान लो एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे कि स्क्रीन पे एग्जांपल है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल 436.3 किलो जूल एनर्जी इज लिबरेटेड। ध्यान से देखो, H हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड होके जब H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एटम के कॉम्बिनेशन में कितना 436.3 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी वहाँ पे लिबरेट होती है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में बाइंड होके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी एटम से जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल्स के बनने में, ठीक है, जितनी एनर्जी लिबरेट होती है उतनी ही एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में भी लगती है। जैसा कि नीचे देखो लिखा है, देयरफॉर द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन मोल ऑफ H2 विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब अगर हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, 436.3 किलो जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी हम देंगे या इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हाइड्रोजन के बीच के कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने में। ठीक है बच्चों, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं ऑन विच इट डिपेंड्स। एक्चुअली जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है, ये कुछ फैक्टर्स पे भी काम करती है। इसको नोट्स में लिख लेना तुम लोग, ठीक है, जिसमें पहला फैक्टर्स है, ठीक है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द एटम्स। फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। देखो बच्चों, लार्जर द साइज ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लेसर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड देयरफॉर लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी। कहने का मतलब ये कि देखो जो एटम की साइज है, ठीक है, एटम की साइज जितनी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ उतना बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम हो लगेगी। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। तो कहने का मतलब जितना जो साइज ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, साइज ऑफ एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। कहने का मतलब साइज एटम का जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, और साइज एटम की साइज जितनी छोटी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो बच्चों दूसरा फैक्टर क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एटम्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स का मतलब ये, द मैग्नीट्यूड है बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। कहने का मतलब जैसे दो एटम्स के बीच में जैसे जैसे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बढ़ता जाएगा, जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही बॉन्ड की। जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इसको नोट कर लेंगे, इसको आप एक बार फिर से समझ लो। देखो इसमें तीनों
सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होगी, फिर डबल की सबसे कम सिंगल बॉन्ड की। देखो बच्चों, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है, बॉन्ड लेंथ कम होता जाता है, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड को तोड़ने में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की उसके बाद सबसे कम सिंगल बॉन्ड की होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की क्या होगी, जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरामीटर था। सेकेंड पैरामीटर आपका है बॉन्ड लेंथ। देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का मतलब इट मे बी डिफाइंड एज फॉलोज कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज द बॉन्ड लेंथ। देखो जैसे दो एटम हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो एटम हैं, इनका न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस, दोनों एटम के न्यूक्लियस से बॉन्डेड मतलब डिस्टेंस जो होता है उसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। दो एटम के बीच के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई मतलब सेंटर से लेकर मतलब दो एटम्स ऐसे मतलब एवरेज डिस्टेंस, एक तरीके से एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इज टर्म्ड एज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो बॉन्ड लेंथ भी बच्चों कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे साइज ऑफ द एटम। देखो एटम की साइज जितनी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ भी उतना ज़्यादा होगा, तो साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा आपका, देखोगे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकेंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। देखो बच्चों, मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड मतलब जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल का होगा, सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल, उसके बाद सबसे कम ट्रिपल वाले की। मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड देखो बढ़ती जा रही है, यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी सबसे, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की होगी। तो दिस इज सेकेंड पैरामीटर बच्चों। एंड थर्ड पैरामीटर इज द बॉन्ड एंगल। दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। देखो ये आप जब पढ़ोगे वेस्पर थ्योरी तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पॉलिंग और स्लेटर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था अपनी थ्योरी में, बॉन्ड एंगल को सजेस्ट किया। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शंस भी बताते हैं। ठीक है, और साथ में ये ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस, और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शंस में क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। इनका कुछ न कुछ एंगल होता है, कुछ न कुछ मतलब एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर क्या होता है, ओरिएंटेड होते हैं स्पेस में। ठीक है, इनका जो बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, और उन्हीं की वजह से ये एंगल बनता हुआ नज़र आता है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो therefore definite angle exists between two covalent bonds present in a molecule. This angle is termed as bond angle. किसी भी कोवलेंट बॉन्ड्स, जो भी किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, ठीक है, एक एंगल बनेगा। ठीक है, उस एंगल को बॉन्ड एंगल कहा जाता है। बॉन्ड के थ्रू बना हुआ जो एंगल होता है उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। बॉन्ड एंगल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। बॉन्ड एंगल को जनरली डिग्री में और मिनट्स में और उसके बाद सेकेंड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बच्चों, बॉन्ड एंगल जो होता है जनरली अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे CH4 मेथेन है, तो मेथेन में देखोगे स्ट्रक्चर आपने 10th में भी पढ़ा, इस तरीके से बनाते हो आप स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हर एक बॉन्ड एंगल मतलब हर एक कोवलेंट बॉन्ड के, दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को बॉन्ड एंगल कहा जाता है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, मेथेन में 109 डिग्री 28 मिनट।
ठीक है। इसी तरीके से वाटर में भी बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे H2O में, तो H2O का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। जब आप वैलेंस बॉन्ड वाइस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। यहाँ पे जो ये कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से एंगल बन रहा है, इसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे एंगल होता है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। और अमोनिया में NH3 में कितना होता है, 107 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट जो लास्ट पैरामीटर है आपका वो है बॉन्ड ऑर्डर। देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जनरली बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोवैलेंट स्पीसीज़ का, मतलब ऐसे मालिक्यूल जिनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है उनके लिए, ठीक है। इन द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज टेकन एज इक्वल द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मालिक्यूल। कहने का मतलब ये कि किसी भी मालिक्यूल के अंदर, जैसे कोई भी मालिक्यूल, जैसे H2 मालिक्यूल है, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो मतलब कहने का किसी भी मालिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, H2 मालिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 1 है, इसलिए H2 मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आगे अभी हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, इसके फार्मूले के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ ये जान लो कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है जनरली, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें O2 मालिक्यूल, तो O2 मालिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है मतलब कोवैलेंट बॉन्ड 2 होता है, इसी वजह से O2 मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन मालिक्यूल की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम बात करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।